हेलो स्टूडेंट, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। आज हम पी ब्लॉक में 15 ग्रुप एलिमेंट या फिर नाइट्रोजन फैमिली को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास +1 के अंदर पहले दो सीरीज़ को पढ़ा था, बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली। इसके बाद जो बाकी की सीरीज़ बचती है हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये सारी +2 क्लास के अंदर आती है। तो हम आज +2 में अगली सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो 15 ग्रुप एलिमेंट या फिर नाइट्रोजन फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। 15 ग्रुप एलिमेंट के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हमारे पास नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड प्रॉपर्टी शो करते हैं। और अगर बिस्मथ और मॉस्कोविक की टाइप को देखें, वो हमारी मेटल टाइप की होती है। ओके बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3, मतलब इसमें जो आउटर मोस्ट सबशेल होता है 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट, बेटा यहाँ पे 14 लिख दिया, अब ध्यान से 50 कर लेना। ओके, तो 15 ग्रुप एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सी है? एटॉमिक रेडियाई। Atomic radii of a group of 15 element are similar than those of the group of 14 element। मतलब 14 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी के साथ सिमिलरिटी प्रॉपर्टी शो होती है यहाँ पे। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन से हम बिस्मथ की ओर जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? एटॉमिक रेडियाई क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इंक्रीज होता है यहाँ पे। आयनिक रेडियाई की बात करें तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉर M3 नेगेटिव आयन शो करता है। आर्सेनिक और एंटीमनी एंड बिस्मथ हमारे पास +3 पॉजिटिव चार्ज को शो करेगा और +5 चार्ज को शो करेगा कैटाइन की फॉर्म के अंदर। ओके, द आयनिक रेडियाई ऑफ anion are bigger than the corresponding atomic radii. This is due to the increased repulsion between the electron belonging to the same shell. The ionic radii of cationic of arsenic, antimony and bismuth are similar than their atomic radii. अगर मेटेलिक और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, फर्स्ट पहले तो इंक्रीज़ होगा नाइट्रोजन टू आर्सेनिक और इसके बाद डिक्रीज़ होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप जाते हुए। ओके, तो आयनिक एंथैल्पी की बात करें तो द आयनिक एंथैल्पी डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ डाउन द ग्रुप। जब भी हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। मेटेलिक रिएक्टर की बात करें तो वो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो यहाँ पे पहले थे हमारे, ये मेटेलिक रिएक्टर डिक्रीज़ होगा डाउन द ग्रुप, क्योंकि देखो पिछले टॉपिक के अंदर हम ऊपर पढ़ा था देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारे पास नॉन मेटेलिक होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड और बिस्मथ क्या था हमारे पास? मेटल। ठीक है जी, तो मेटेलिक रिएक्टर क्या होता है? जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हो तो डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे मैक्सिमम 5 होती है। स्टेबिलिटी, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। मतलब कहना का क्या मतलब है? जैसे नाइट्रोजन के प्लस, अगर सपोज दैट +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है और बिस्मथ के पास +3 की ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे +3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू +5 के। ओके, जब भी हम नीचे को जाते, ऊपर तो हमारी +5 वाली स्टेबल रहेगी, पर जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +3 वाली ज़्यादा स्टेबल होगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज़ ड्यू टू, यहाँ पे क्या होता है? अगर हम नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है 3 चीज़ों के ऊपर। पहली कौन सी है? स्मॉल साइज, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है। हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी,
एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। इन तीन रीज़न की वजह से यहाँ पे हमारे पास कुछ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी डिफरेंट वे से निकल के आती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो डिफरेंट फॉर्म अदर मेंबर्स के साथ अलग अलग तरह की फॉलो करता है, मतलब रिएक्शंस देता है हमें। वो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट पे है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस तरह की ये प्रॉपर्टी शो कर सकता है हमारे पास बॉन्डिंग के थ्रू। ओके जी, नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम पी पाई मल्टी बॉन्ड, यहाँ पे स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्डिंग शो होती है। ओके जी, तो डज इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज अ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर डाया मतलब अगर दो एक ही टाइप के सेम होमो एलिमेंट होंगे हमारे पास। ओके बेटा, तो यहाँ पे जैसे नाइट्रोजन की N2 की बात करें, यहाँ पे उसके बीच में हमारा ट्रिपलेट बॉन्ड बनता है। एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम सिग्मा बॉन्ड के से डिनोट करेंगे, और दो इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं। ओके जी, द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी डज नॉट, ये पी पाई बॉन्ड शो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग होती है। अफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट है फिजिकल नेचर। अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो नाइट्रोजन इज अ गैस एट अ रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस स्टेट में रहता है। गैस में ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन तो गैसियस में ही मिलता है जनरली हमें। दिस इज बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवाल फोर्सेज। इसके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेज होंगे। अट्रैक्शन विच कैन बी अर्लियर ब्रोकन बाय द collision of molecules at a room temperature। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं, सॉरी डिस्क्रीट डायाटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स शो करते हैं, मतलब ये 4 की फॉर्मेशन में हो जाता है। ओके जी, एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बनते हैं, सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर पे ये रहता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है पी पाई और डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ अ नॉन अवेलेबल ऑफ अ डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के अंदर तो डी हमारे पास ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बॉन्डिंग नहीं होती। बट फॉस्फोरस एंड द अदर हैवियर एलिमेंट रिपीटली फ्रॉम द पीप उसमें हो जाती है। जैसे क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, उसके अंदर हमारी ये वाली बॉन्डिंग दिखने को मिल जाती है। फॉर्मेशन ऑफ पेंटाहेलाइड, यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हो, नाइट्रोजन फैमिली में मोस्ट ऑफ हमारे पास पेंटाहेलाइड की फॉर्मेशन इजीली हो जाती है। सिंस हाइड्रोजन हैज़ अ 3 हाफ फिल्ड पी, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारा सब शेल के अंदर, ठीक है जी, आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो एस के अंदर रह जाते हैं, 3 पी के अंदर। अब 3 पी के अंदर वो हाफ फिल्ड बनाते हैं। ओके, so therefore it can be easily to trihalide but cannot be form a pentahelide due to the absence of a d orbital in the valence shell। okay, valence shell के अंदर d orbital present नहीं होने के कारण यहाँ पे pentahelide की formation absence हो जाती है d orbital। on the other hand phosphorus and the other element of this group has vacant d orbital, therefore they form both ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड। मतलब यहाँ पे ट्राई और पेंटा, सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मेशन ऑफ पेंटा हेलाइड होती है यहाँ पे, पर किसी किसी में नहीं भी होती कि यहाँ पे ट्राई हेलाइड और पेंटा हेलाइड दोनों तरह की फॉर्मेशन पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। ओके बच्चों, तो ये जो टॉपिक था ये नाइट्रोजन की हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ये सारी आप देख लेना एक बार। एनसीईआरटी बुक में और ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है, वहाँ से आप देखना। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो दोबारा से पूछ लेना। ओके जी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। देखो इजी टॉपिक है, यहाँ से आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इजीली आपको कवर आउट हो ही जाएगा ये टॉपिक। ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी में फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब भी हमारा 15 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं EH3, मतलब कोई भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन 3 लगते हैं हमारे पास।
तो यहाँ पे एलिमेंट वही नाइट्रोजन फैमिली वाले सारे के सारे होंगे। सिंपल, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें हाइड्राइड्स के साथ, तो डे डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाएंगे। जब नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाएंगे तो ये स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा NH3 और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? BiH3। ओके, तो रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमारी नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट करती है इजीली, और दो तरह के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं हमारे, एक तो ट्राई और एक पेंटा। ओके बच्चों, तो इजीली आपकी NCERT बुक में एक दो इसकी रिएक्शंस होंगी, वो आप वहाँ से देख लेना। ओके जी, रिएक्टिविटी टूवर्ड द हैलोजन। अब हैलोजन के साथ भी दो तरह की यहाँ पे सीरीज हमारे पास पॉसिबिलिटी है, रिएक्शन पॉसिबल है, वो टेट्रा और पेंटा। नाइट्रोजन डज नॉट फ्रॉम द पेंटा हैलाइड, नाइट्रोजन पेंटा हमारे पास नहीं होता ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्योंकि डी ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेंटा हैलाइड शो नहीं करता। जब हम नीचे नीचे जाते हैं तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, जिसके कारण ये पेंटा हैलाइड नीचे वाले एलिमेंट शो करते हैं डाउन द ग्रुप। ओके जी, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड अ मेटल, मेटल के साथ भी ये रिएक्ट हो जाता है इजीली। ठीक है जी, नाइट्रोजन फैमिली, तो ऑल द एलिमेंट रिएक्ट विद द मेटल टू फ्रॉम द बाइनरी कंपाउंड, यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड बनेंगे, और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो होती है हमारे पास। कुछ कंपाउंड जैसे कैल्शियम नाइट्राइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, ये सारे क्या है, कुछ कंपाउंड है, ये आप अपने आप से देख लेना। और नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन। यहाँ पे बेटा अब क्या है, इसके अंदर सिंपल पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होता है, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ कुछ हमारे पास कंपाउंड दिए जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम वो सारे कंपाउंड्स को। ओके जी, तो फर्स्ट जो है हमारा डाई नाइट्रोजन। अब डाई नाइट्रोजन की अगर प्रेपरेशन की बात करें तो डाई नाइट्रोजन प्रिपेयर होता है हमारे पास जब भी हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन गैस मतलब डाई नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर और NaCl की फॉर्मेशन होती है। ओके, और दूसरा अगर मेथड देखें तो हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। जब भी हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं बेटा, थर्मल मतलब हीट करना। ओके जी, जब भी हम इसको हीट करते हैं तो डाई नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड को जब भी हम क्या करते हैं थर्मल पे क्या करते हैं या हीट करते हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक ये गैस है। ये इसके दो हमारे पास स्टेबल आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, दो तरह के आइसोटोप है। ये वेरी लो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन वाटर के साथ एंड फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटो, यहाँ पे हम पढ़ के आए थे सेकंड चैप्टर में सोल्यूशन के अंदर। अब देखो, जब भी वो जो डाइवर होते हैं ना, गोताखोर, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं उठाते, जब भी वो समुद्र के अंदर गोता लगाते तो ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स करते हैं हीलियम नाइट्रोजन गैसेस को, जिससे क्या होता है ये लो सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ। वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, आप याद कर लेना उस वाले पॉइंट को। ओके जी, और एट द हायर टेम्परेचर, जब भी हम हायर टेम्परेचर की बात करें, इट डायरेक्टली कंबाइन विद ए सम मेटल के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। जैसे लिथियम और नाइट्रोजन को हम ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे पास कंपाउंड बना लेगा, एडिशन कॉम्बिनेशन कंपाउंड। ओके जी, तो एक हाइबर प्रोसेस होता है। 9th और 10th में हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं जब हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 773 केल्विन के ऊपर, तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। इस पूरी रिएक्शन को हम प्रोसेस को हम हाइबर प्रोसेस बोलते थे। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, इसके कुछ यूजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए हम इसका यूज़ करते हैं डाई नाइट्रोजन का। ओके, यूज़ इन लैब के अंदर यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ करते हैं, यूज़ इन फूड आइटम के अंदर यूज़ करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर के अंदर पहले बेटा ये गैस प्रोड्यूस होती थी हीलियम और नाइट्रोजन,
ठीक है जी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, पहले क्या होता है जो फ्री, जब भी ओजोन लेयर के साथ थोड़ा बैड इफेक्ट डालती है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल बना के बहुत सारे हमारे पास कुछ टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर को काफ़ी टॉक्सिक इफेक्ट डालती है उसके ऊपर, काफ़ी पॉइजनस हो जाता है ये। ठीक है जी। तो इसको ख़त्म करने के लिए कुछ कंट्रियों ने तो अभी हाइड्रोजन और हीलियम की कॉम्बिनेशन वाली गैस फिल करनी शुरू कर दी, और ये तो थोड़ी जनरल नॉलेज थी, आप देख लेना। ओके जी। नेक्स्ट है अमोनिया। अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड सॉलिड वेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ ए नाइट्रोजन ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। अब सिंपल है, जब भी हम यूरिया का बेटा फॉर्मूला होता है NH2, दो बार CO के साथ दोनों तरफ पे NH2 लगा होता है। ओके जी। तो इसको जब हम यूरिया को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट दोबारा से ये क्या अनस्टेबल होता है ये इंटरमीडिएट, और ये क्या होता है फर्दर डिसोशिएट होकर अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके जी। हैबर प्रोसेस अभी पढ़ के आए हम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या करती है, हमें अमोनिया देती है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करें, ये भी कलरलेस गैस होती है। हमारे पास इसकी स्मेल जो बहुत ही तीखी स्मेल होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो 198.4 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट 239.7 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। अमोनिया गैस इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर के में ये हाईली सॉल्युबल होती है, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये वीकली बेस बनाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के कारण। अगर यूजेस की बात करें तो अमोनिया इज़ यूज टू द प्रोसेस वेरियस प्रोसेस के अंदर अमोनिया बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। फर्टिलाइजर के अंदर इसका यूज़ होता है, लाइक यूरिया। ऑब्वियस है, यूरिया एक खाद ही तो है हमारे लिए, केमिकली फर्टिलाइज़र है, तो वहाँ पे ही इसका यूज़ होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होता है। लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज इन द रेफ्रिजरेटर। ओके। तो नेक्स्ट है कुछ ऑक्साइड है, ये आपकी NCERT बुक्स के अंदर बेटा एक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप देख लेना, बहुत ही ईजी है। ठीक है जी, आप इजीली कर लोगे इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आती है, आप सारे कंपाउंड की निकाल के देख लेना। यहाँ पे भी लिखे हुए है वही सारा कुछ, वहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ज़्यादा आपको इजीली दिखाई देगा और समझ भी आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेरे पास है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा N2O। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। जब भी हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को NH4NO3 को हीट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ओके। और अगर इसकी नेचर की बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है और न्यूट्रल होती है बेटा, ये एसिडिक नहीं होता ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ओके जी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड NO इसका केमिकल फार्मूला रहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये इसकी केमिकल रिएक्शन रही। कलरलेस गैस होती है, न्यूट्रल होती है। ओके जी। इसी तरह हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके जी। तो सिंपल है बेटा, ये सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। NCERT बुक के अंदर टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ओके बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है, रिएक्शंस है, आपको हाथ से 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करनी होगी तो इजीली आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अगला कंपाउंड है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3 बेटा। HNO3 नाइट्रिक एसिड होती है। अगर इसकी प्रेपरेशन की बात करें, लैब के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग ऑफ KNO3 या फिर NaNO3। ओके बेटा, इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब भी इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है HNO3 की। ओके जी। और दूसरी एक यहाँ से रिएक्शन बनती है, जब भी हम अमोनिया को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, एयर के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है,
कंबंशन। ओके जी, जब भी हम अमोनिया की कंबंशन करवाते हैं, एक स्पेशल कैटालाइट प्लेटिनियम या रुथेनियम एट द 500 केल्विन टेम्परेचर कंडीशन है ये, और 9 बार के ऊपर कैटलिस्ट के साथ तो क्या होगी हमारे पास NO और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब जब फर्दर NO को दोबारा से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास HNO3 की फॉर्मेशन होती है। 3 स्टेप के अंदर ये पूरी रिएक्शन होती है। पूछ लिया जाता है 3 नंबर के अंदर ये पूरी रिएक्शन ही आपसे पूछ ली जाती है भी किस तरह से ये प्रिपेयर होती है। ओके, तो देख लेना ऐसे। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यही कलरलेस लिक्विड होता है। एक्वा सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोनियम एसिड नाइट्रिक आयन। ओके जी, तो यहाँ पे HNO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन बनता है हमारे पास। और जिंक रिएक्ट विद डिल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी Na2O नाइट्रोसो ऑक्साइड एंड विद कंसनट्रेटेड एसिड टू गिव NO2। ओके बच्चों, तो सिंपल रिएक्शन है। जिंक को NHO3 के साथ जब भी डिल्यूट के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो भी हमारे पास रिएक्शन होता है, कंसनट्रेशन के साथ अलग से होता है। ओके बच्चों, तो सिंपल अमाउंट की फॉर्मेशन अलग अलग होती है, तो आप ये देख लेना। ओके, नेक्स्ट है फॉस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब फॉस्फोरस जो हमारे पास कंपाउंड होता है, इसके 3 एलोट्रोप्स रहते हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्योंकि फॉस्फोरस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अंदर। ओके, तो देखते हैं वाइट फॉस्फोरस क्या होता है। वाइट फॉस्फोरस हमारे पास ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है। ये पॉइजनस होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन, मतलब ये इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है और वाटर के अंदर ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। ओके जी, ग्लो करता है इन डार्क के अंदर। ओके, तो रेड जो फास्फोरस होता है ये ग्लो नहीं करता डार्क के अंदर। और यहाँ पे ये बनता कैसे है, जब भी हमें हीट करते हैं वाइट फास्फोरस को एट 573 केल्विन के ऊपर, तो हमारे पास रेड फास्फोरस की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ब्लैक फास्फोरस की बात करें हैज़ इसके 2 हमारे पास फॉर्म्स होती है, एक अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड एक बीटा ब्लैक फास्फोरस। अल्फ़ा ब्लैक phosphorus is formed when red phosphorus is heat in the सील्ड ट्यूब। जब भी हम एक शील्ड ट्यूब के अंदर इस रेड फास्फोरस को हीट करते हैं तो हमारे पास एट 803 केल्विन के ऊपर तो ब्लैक फास्फोरस की फॉर्मेशन होती है अल्फ़ा फॉर्म की। ओके जी, अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है वो है फॉस्फिन। प्रेपरेशन की बात करें, फॉस्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेरस विद वाटर एट डिल्यूट HCl। सिंपल है, जब भी हम कैल्शियम फॉस्फोरस को फॉस्फाडी, ठीक है बेटा, देख लेना नाम क्या है, Ca3P2। ओके जी, तो जब भी हम वाटर के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट HCl, तो हमारे पास क्या बनता है, फॉस्फिन की क्या होती है, प्रेपरेशन होती है। ओके, प्रॉपर्टीज़ की अगर बात कर बेटा, ये सारे आप देख लेना लेबॉर्टरी के अंदर किस तरह प्रिपरेशन होती है। हीट करते हैं हम वाइट फॉस्फोरस को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या होता है, फॉस्फिन की फॉर्मेशन होती है। और साथ में क्या आता है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट, ठीक है जी, उसकी फॉर्मेशन होती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये कलरलेस गैस होती है। रोटन फिश की स्मेल आती है, मतलब सड़ी हुई फिश की स्मेल आती है इसमें। हाईली पॉइजनस होती है और ये सॉल्युबल इन वाटर होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। फॉस्फोरस बीक बेसिक लाइक द अमोनिया गिव फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड्स। ओके जी, तो जब भी हम ये HBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो PH4Br की फॉर्मेशन होती है, सिंपल।
ओके जी। तो नेक्स्ट है फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड दो टाइप्स की हैलाइड फॉर्म करते हैं, एक तो ट्राई और दूसरा पेंटा। ओके बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल है। तो सिंपल ये हमारा था प्रॉपर टॉपिक फॉस्फोरस का, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली का। तो सिंपल अगर कुछ मिस हो गया हो तो एनसीईआरटी बुक में आप देख लेना बेटा, तो कमेंट करना अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो। तो सिंपल है, आज हमने पढ़ा 15 ग्रुप एलिमेंट, जिसमें हमने नाइट्रोजन फैमिली को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। तो इसके बाद हम करेंगे 16 ग्रुप, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है हमारे पास। ठीक है जी। तो लास्ट पे मैं आपको यही कहूँगा कि स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू बेटा।